गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 88 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। फॉर्म इसका आ गया है, आप भर सकते हो 24 मार्च शाम 6 बजे तक। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ का रूल लगता है इसमें। सेंटर में जो भी आपको सेंटर चाहिए इस उसी के हिसाब से आप फॉर्म भर देना। ठीक है, जल्द से जल्द। सबसे पहले दिल्ली फुल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, भारत में 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल बिपिन रावत हैं और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है ना, वो नई दिल्ली में स्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय बिल्कुल नई दिल्ली में है और भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल हैं, जनरल बिपिन रावत नहीं। तो 2 को एलिमिनेट करो, कितने होंगे? एक ही कटेगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो भारत में 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करना है, जो देश की जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। वर्तमान में बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो अजीत डोभाल जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई कब थी? 19 नवंबर 1998 को। और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है देश की राजधानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड लाइफ डे, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। देखिए, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेड में स्थित है। ठीक है, ग्लेड स्विट्जरलैंड में। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। तो पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस उन लाभों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है जो जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रदान करते हैं। 2021 में विश्व वन्यजीव दिवस वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह विषय के तहत मनाया गया। क्या? वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, यानी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। देखिए, बात करें विश्व वन्यजीव कोष के हेडक्वार्टर की, तो ग्लेड स्विट्जरलैंड में, ना कि वन स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1961 को मॉर्गेज, स्विट्जरलैंड के मॉर्गेज में हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष के अध्यक्ष और सीईओ हैं कौन? कार्टर रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट एक बार फिर से। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है। भारत सरकार द्वारा 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करने का लक्ष्य है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, ये जो डेटा वाले, आंकड़े वाले, ठीक है, उसको यूपीएससी ना के बराबर गलत करती है। स्टेट पीसीएस में ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर ऐसे ही नंबर दिया है 150 की जगह 1500 बिलियन अमेरिकी डॉलर लिखा हो, ठीक है, उस चीज़ पर ध्यान करना पड़ेगा कि वो तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है ना। तो 150 मिलियन डॉलर दिया है, ठीक है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। तो पहला वाला भी करेक्ट है। नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअली मोड के माध्यम से उद्घाटन किया। करेक्ट है स्टेटमेंट पहला वाला। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 1 मार्च से 3 मार्च 2021 तक डिजिटल मंच पर आयोजित किया गया
आयोजन का उद्देश्य राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करना। ठीक है। भारत सरकार का वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करने का लक्ष्य है आने वाले 4 सालों में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये तो पढ़ने से लग रहे हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखना। रमन प्रभाव, सीवी रमन 1930, 2 प्रश्न अलग से बनते हैं। अब देखिए, बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो नेशनल साइंस डे पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। 1986 से मनाया जा रहा है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, उस एप्लीकेशन का नाम है कार्बन वॉच। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश नहीं है, अंडमान निकोबार नहीं है, सिक्किम नहीं है, यह है चंडीगढ़, कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हालांकि इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वो किसी की स्टेट के हों आप, ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों का विस्तृत अध्ययन यानी डिटेल स्टडी संकलित करने के लिए इसमें विशेष विकल्प है। इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड आधारित किसी भी स्मार्टफोन में एक क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कार्बन फुटप्रिंट से ही रिलेटेड है। क्या होते हैं कार्बन फुटप्रिंट, बताइए। कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं? क्या हरे पौधे द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है कार्बन फुटप्रिंट? या कार्बनिक पदार्थों की अधिकता से जल में शैवालों की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाना है कार्बन फुटप्रिंट? या कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है? यही है पहला। तो देखिए, कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव जो भी गतिविधि करता है उसके द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। रोजर पेनरोज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 किस कारण दिया गया है, बताइए। कौन सा कारण है इनमें? नीचे से पढ़ते हैं, चलिए। ब्लैक होल अपना गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त करता है, उसका तो खुद का ही प्रबल होता है। ब्रह्मांड में स्थित तारे ब्लैक होल के कारण अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गलत है। ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान नहीं है। ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 89 वर्षीय रोजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है के लिए दिया गया है। देखिए, यह पुरस्कार मिला है 3 वैज्ञानिकों को। 3 वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के बारे में अपनी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 को साझा किया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज और दूसरा भाग जो है, मतलब दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को दिया गया है, ठीक है। पिछली बार भी यही हुआ था। यह है फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2020 के रोजर पेनरोज, एंड्रिया रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया एम गेज। अब देखिए नाम, तो 50% इनका है, 50% संयुक्त रूप से इनका है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा एक असत्य है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 180 देशों में 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में डेनमार्क 82.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में विश्व के 180 देशों में से 11 श्रेणियों में विभाजित 32 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। देखिए, ये जो आंकड़ा है जो सी में इस तरह से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इतना डीप है तो है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में विश्व के 180 देशों को 11 श्रेणियों में विभाजित करके 32 संकेत दिए हैं, उनके आधार पर रैंक प्रदान की गई है। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट। बिल्कुल डेनमार्क शीर्ष पर है 82.5 स्कोर के साथ। दूसरा भी करेक्ट है। और भारत को 168वां स्थान ही प्राप्त हुआ है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? डी। तो 7 जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 जारी किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 विश्व के 180 देशों को 11 श्रेणियों में विभाजित करके 32 संकेतकों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। देखिए, वर्ष 2020 में डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर है, उसका स्कोर है 82.5। देखिए, अगर इसी वर्ष की बात करें 2020 की, तो लाइबेरिया 22.6 स्कोर के साथ सबसे खराब मतलब अंतिम स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों में 168 स्थान पर है और भारत का स्कोर है लाइबेरिया से कुछ ही अच्छा है, 22.6%। भारत की स्थिति देख लो कितनी खराब है। देखिए, उल्लेखनीय है कि 2018 में इस सूचकांक में भारत की स्थिति और ख़राब थी, 177वें स्थान पर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन केवल अफगानिस्तान से बेहतर है। दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इसमें एक हल्का सा छूट गया है, ऊपर लिखना था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से रिलेटेड ये प्रश्न है। चलिए, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन केवल अफगानिस्तान से बेहतर है, ये बात करेक्ट है। दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का प्रदर्शन सबसे बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर है भूटान, टॉप पर है सबसे। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। तो ये है, देखिए टेबल क्रमांक है, ये देश है, ये EPI स्कोर है और ये है रैंक उसी के आधार पर। भूटान शीर्ष पर है 39.3 के स्कोर के साथ और रैंक है 107। श्रीलंका है 39 स्कोर के साथ 109 रैंक है। ठीक है। मालदीव है 35.6 अंक के साथ 127 पर। पाकिस्तान है 33.1 स्कोर के साथ 142वें स्थान पर। बाकी नेपाल, भूटान, भारत, देखिए भारत की रैंक देख लीजिए। भारत का स्कोर 27.6 है, 168वीं रैंक है और भारत से भी ख़राब है अफ़गानिस्तान की रैंक। अफ़गानिस्तान का स्कोर है 25.5। ठीक है, सबसे कम 25.5, 178वें स्थान पर है। तो प्रश्न देख लिए, किसी भी आधार पर बना सकते हैं वो। ठीक है, इस आधार पर बना सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत से बेहतर है 2020 में, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अगर बेहतर नहीं देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉप पर कौन है? भूटान, उसके बाद कौन है? श्रीलंका और तीसरे पर है मालदीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। जापान 2021 की बात हो रही है क्योंकि अभी जनवरी में हुआ ये। देखिए, जापान इस सूचकांक में अपना स्थान प्रथम बनाए रखने में सफल रहा। जापानी पासपोर्ट धारक विश्व भर के 191 देशों में पूर्व वीजा के बिना भी यात्रा कर सकते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, जापान का तो बहुत हल्ला हुआ, करेक्ट ही लग रहा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जापानी है। क्या भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 85वें स्थान पर है? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे देख लीजिएगा कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाता है।
इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, जापान तो टॉप पर है, सबको पता है। सबसे खराब देश कौन से हैं? देखिए, सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान क्रमशः 29, 28 और 26 के स्कोर के साथ सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं। सीरिया का स्कोर कितना? 29, इराक का 28 और अफ़गानिस्तान का 26। ये तीनों के तीनों देश सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश हैं। ठीक है, अब इनके स्कोर के आधार पर पता कर सकते हो आप कि सबसे खराब कौन है। चलिए, तो 10 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन टेस्ट दिया जाएगा, कोशिश करेंगे 2 तक कर दें। ठीक है, 27 जून को एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का, और इससे पहले 13 जून को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का। ठीक है, एक ही महीने में 2-2 सेपरेटली प्रैक्टिस करते रहिएगा अलग अलग। धन्यवाद।